हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः समर्पण की इन ऑनलाइन फ्री क्लासों में एक बार पुनः स्वागत। और प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे और आज जो क्लास है, इससे पहले वाली जो क्लास है हमने उसमें हमारे भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनमें से हमने 13 विशेषताएं हम पढ़ चुके थे और हमारी जो अंतिम विशेषता थी वो थी स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी हमारा जो भारत का संविधान है उसमें हमारे भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। और आज हम जो है क्रम से अगली विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं और हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है विशेषता नंबर 13 हम पढ़ चुके हैं। नंबर 14 पे आप अपनी कॉपी में नोट करो। जो भी विद्यार्थी अपनी कॉपी में नोट कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उससे भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपनी कॉपी में जो है इन चीज़ों को नोट करें और इनको बार बार इनको पढ़ें, इनका अध्ययन करें और इनको याद करने का अभ्यास करें। क्योंकि आप यदि इनको याद नहीं करोगे तो फिर आप एग्ज़ाम में लिखोगे क्या। इसलिए याद करना बहुत ही ज़रूरी है और याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है इनको समझना, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ सकें और आप जो है अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो आप सभी अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए और सभी ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से इनको देखें और मेरी बात को सुने और मेरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 14 पे हमारे भारतीय संविधान की विशेषता में है अगली विशेषता कठोर एवं लचीला संविधान। यानी हमारे भारत का जो संविधान है वो एक प्रकार से कठोर और दूसरी प्रकार से देखें तो लचीला संविधान है। कठोर का यहाँ अर्थ है कि हमारे संविधान के अंदर कुछ प्रबंध ऐसे हैं कि जिनमें बदलाव करने के लिए हमें संसद में 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनकी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। आप मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जो हमारा संविधान है, हमारे भारत का जो संविधान है उसमें कुछ इस प्रकार के प्रबंध हैं कि जिनको बदलना बहुत ही कठिन है। भाई हमारे संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही था कि हम जो हैं हमारे भारत के संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन कुछ विषय, कुछ उपबंध या प्रबंध ऐसे हैं कि जिनमें संशोधन करने के लिए क्या है, एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। जैसे मैं बात करूं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को हमें चेंज करना हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को या फिर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया में यदि कोई बदलाव करना है, कोई परिवर्तन करना है तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या बहुत ही कठिन है। और यदि मान लीजिए हमें किसी राज्य का नाम बदलना हो या फिर राज्यों का पुनर्गठन करना हो, कोई नया राज्य बनाना हो, तो ये सब करना क्या है, आसान है, जिसे हम कहेंगे लचीलापन। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है कि भारत का संविधान एक प्रकार से कठोर भी है और लचीला भी है। यानी उसमें बदलाव करना बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। यानी कुछ विषय तो ऐसे हैं कि जिनमें बदलाव करना बहुत ही सरल है और कुछ ऐसे हैं कि जिनमें बदलाव करना बहुत ही एक कठिन प्रक्रिया है। तो यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान एक कठोर एवं लचीला संविधान है, स्पष्ट कीजिए भारतीय संविधान एक कठोर एवं लचीले संविधान का सम्मिश्रण है, स्पष्ट कीजिए। तो आप जो है ये जो लाइनें आपको मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, आप इनको ध्यान से सुनना और ये बात आप अपनी कॉपी में नोट करके आना। क्या कि भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण है, यानी इन दोनों का
मिश्रण है। अब कठोर का मतलब क्या है? ये कठोर का आशय है कि संविधान में कुछ प्रबंध ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करना बहुत ही कठिन है, जिनमें परिवर्तन करना बहुत ही कठिन है। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत यानी दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है। यानी कितना कठिन कि पहले तो संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत, उसके बाद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, उनका समर्थन, तब जाके बदलाव हो। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? कठिन। एग्जाम्पल दें, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अब इसमें यदि कोई परिवर्तन करना हो तो ये कठोर है, और ये जो कठोर है, ये कठोरता की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, ये हमने कहाँ से ली है? यूएसए के संविधान से ली गई है। यानी ये जो कठोरता की प्रक्रिया है कुछ विषयों को लेकर के, ये जो प्रक्रिया, ये जो पद्धति हमने कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जिसे हम क्या कहते हैं? यूएसए भी कहते हैं। इसके साथ साथ संविधान के कुछ भागों में यानी कुछ विषयों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। यानी बिल्कुल साधारण बहुमत के द्वारा भी क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, जो लचीलेपन का प्रमाण है। यह लचीलापन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जैसे राज्यों का पुनर्गठन आदि। जैसे मान लीजिए हमें कोई नया राज्य बनाना है, उसका पुनर्गठन करना हो, या हमें किसी राज्य का नाम में कोई बदलाव करना हो, इसके स्थान, यदि किसी स्थान में कोई परिवर्तन करना हो, तो ये प्रक्रिया क्या है? बहुत ही साधारण बहुमत के द्वारा की जा सकती है, जो कि एक लचीलेपन का मिश्रण है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा भारत का संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है, यानी उसमें बदलाव करना बहुत कठिन भी है और बहुत लचीला भी है, आसान भी है। और कठोरता का जो गुण है ये हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया है। और लचीलेपन का जो मिश्रण है वो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यदि एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि भारत ने कठोरता एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण कहाँ से लिया, तो कठोरता का तो हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। और लचीलेपन का जो मिश्रण है वो हमने कहाँ से लिया है? विशेषता है वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसके बाद में अगली विशेषता की हम बात करें तो नंबर 15 पे देखो, न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। ये हमारे संविधान की क्या है? अगली विशेषता है। एक बार रिपीट करता हूं, न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे भारत का संविधान है इसमें संसद को सर्वोच्च बताया गया है, तथा संसद की सर्वोच्चता के साथ साथ क्या किया गया है कि संसद के ऊपर जो है न्यायपालिका का नियंत्रण भी रखा गया है। यानी जो न्यायपालिका है, हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके पास ये अधिकार है कि वह कार्यपालिका के कार्यों, आदेशों या संसद के द्वारा निर्मित जो कानून है उनको अवैध घोषित कर सकता है। कौन? हमारी संसद। यानी हमारी जो संसद है, देखो वैसे तो हमारी संसद को क्या बताया गया है? सर्वोच्च। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत में संसद क्या होगी? सर्वोच्च होगी। लेकिन न्यायपालिका के
जो न्यायपालिका है वो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा संसद के ऊपर क्या रखती है, नियंत्रण। अब नियंत्रण कैसे रखती है, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यदि हमारी संसद जो है, यदि हमारी संसद हमारे संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाती है, हमारे संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाए या जो मौलिक अधिकार हैं उनके विरुद्ध कोई कानून बनाए, ऐसा कानून जो संविधान का उल्लंघन करता हो या ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो सर्वोच्च न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए उस कानून को अवैध घोषित करके उसे समाप्त कर सकता है। तो इसलिए अब आपने देखा होगा कि एक तरफ तो संसद को क्या बताया गया है, सर्वोच्च, कि हमारे यहाँ पे संसद कोई भी कानून बना सकती है, और एक तरफ हमारे यहाँ पे क्या किया गया है कि सर्वोच्च न्यायपालिका को क्या दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जो न्यायपालिका है वह दोबारा से क्या कर सकती है, पुनः यानी दोबारा से जो है अवलोकन यानी उसकी जांच कर सकती है। संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की या कार्यपालिका के द्वारा किए गए किसी भी कार्य की, यानी कार्यपालिका का मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री और जो हमारे मंत्री है उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य हो, उनके द्वारा किया गया जो है कोई भी आदेश हो, तो उसकी हमारी न्यायपालिका जांच कर सकती है, जिसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। तो यदि हमारे एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि भारत का संविधान न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय है, स्पष्ट करो कैसे, तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत व संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, यानी संसद सर्वोच्च होगी। साथ ही उसको नियंत्रण करने के लिए, यानी संसद के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से अब हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारी जो न्यायपालिका है, वो क्या कर सकती है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के कार्यों, आदेशों तथा संसद द्वारा बनाए गए यानी निर्मित जो विधि यानी कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के विरुद्ध हो। यानी ऐसा कानून जो हमारे संविधान के भावना के यदि विरुद्ध है तो हमारी जो न्यायपालिका है वह उस कानून को क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, उस कानून को समाप्त कर सकती है। तो आपने देखा होगा कि एक तरफ तो हमारे यहाँ पे क्या है, संसदीय संप्रभुता यानी संसद सर्वोच्च है, और एक तरफ हमारे यहाँ पे क्या है कि न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है। तो इन दोनों का क्या है हमारे यहाँ समन्वय। समझ रहे हो मेरी बात आप कि एक तरफ तो क्या है संसदीय संप्रभुता यानी संसद को संप्रभु बताया गया है कि भाई संसद सर्वोच्च है, और एक तरफ हमारे यहाँ पे क्या किया गया है संविधान में कि हमारी जो न्यायपालिका है उसको पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इन दोनों का क्या है हमारे यहाँ संविधान में समन्वय है, ताकि हमारे यहाँ पे क्या है कि शासन में संतुलन बना रहे। हमारे यहाँ पे जो शासन है उसमें क्या बना रहे, संतुलन बना रहे। इसके बाद में अगली विशेषता है विश्व शांति का समर्थक। हमारे भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या है, विश्व शांति का समर्थक। यानी कहने का अर्थ यह है कि हमारे भारत के संविधान में भारत को विश्व शांति का क्या बताया गया है, समर्थक बताया गया है। यदि आप हमारे संविधान को पढ़ोगे तो संविधान के अंदर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 51 में हमारे भारत को जो है विश्व शांति और सुरक्षा का समर्थक बताया गया
है अनुच्छेद 51 में। और हमारा भारत जो है ये ना तो किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, ना किसी सीमा में दखल अंदाजी करता है, और ना ही हमारा भारत किसी दूसरे देश की दखल अंदाजी को बर्दाश्त करता है, क्योंकि हमारा भारत क्या है, विश्व शांति का समर्थक। हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए, यानी वसुदेव जो कुटुंबकम की जो भावना है ये हमारे संविधान में पाई जाती है। तो अब यदि एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थक है, स्पष्ट कीजिए। यदि मान लीजिए कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थक है, स्पष्ट कीजिए, तो आप इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे वो जरा इधर देखिए कि कैसे। वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए क्या लिखेंगे, अब शुरुआत कहां से करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थक किया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो है विश्व शांति का समर्थन किया गया है। इसके बाद आगे आप क्या लिखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में, यानी हमारे संविधान के अंदर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह विश्व शांति व सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। यानी अनुच्छेद 51 में ये कहता है कि जो भारत है वो विश्व शांति का और सुरक्षा का क्या करे, स्थापना करे। इसके साथ साथ राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक जो संबंध है उनकी भी क्या करें, स्थापना करे। यानी आपस में राष्ट्रों के साथ जो है वो अच्छे संबंध बनाए, न्यायपूर्ण संबंध बनाए ताकि शांति बनी रहे। भारत न तो किसी देश की सीमा व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है और न ही अपने देश में यह बर्दाश्त करता है। आगे आप लिखेंगे कि भारत ने पंचशीलता यानी पंचशील व गुट निरपेक्षता को अपनाया है। तो इस प्रकार से जो है आप इस वाले बिंदु को स्पष्ट करेंगे। इसके बाद में अगली विशेषता है आपातकालीन उपबंध। हमने जब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा था तो हमने राष्ट्रपति की दो शक्तियां देखी थी, एक सामान्यकालीन शक्ति और दूसरी कौन सी थी, वेरी गुड, शाबाश, आपातकालीन शक्ति। और हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के और 360 तक जो है आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और इन शक्तियों का जो प्रयोग है या इनका संचालन जो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो अब हम यदि विशेषता बताना चाहें हमारे भारत के संविधान की तो हम बता सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान में जो है आपातकालीन उपबंध भी किए गए हैं, यानी आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भी किया गया है। तो आप विशेषता क्या लिखेंगे कि आपातकालीन उपबंध। और इसमें आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि संविधान के भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है। अब पहली शक्ति कौन सी है, राष्ट्रीय आपातकालीन। वो आपातकालीन शक्ति के अंदर पहली कौन सी है, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में है। इसके अलावा संवैधानिक आपात जो कि अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपात जो कि अनुच्छेद 360 में है। और इन जो आपातकाल है इनको राष्ट्रपति के अधीन संचालित किया जाता है, यानी इनका जो प्रयोग है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो आप अब मेरी बात समझ गए होंगे कि हमारे भारत के संविधान के अंदर जो है आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भी किया गया है और ये हमारे संविधान की विशेषता है। इसके बाद में हम बात करें
अगली विशेषता की, तो हमारे संविधान की अगली विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। यानी चाहे हम किसी भी राज्य के निवासी हो, चाहे आप किसी भी गांव में रहते हो, किसी भी तहसील में रहते हो, किसी भी जिले के निवासी हो, आप सब क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक। चाहे आपका कोई सा भी गांव हो, कोई सी भी तहसील हो, कोई सा भी जिला हो, कोई सा भी राज्य हो, यदि आप भारत में निवास करते हैं तो आपके पास में जो नागरिकता है वो कौन सी है? भारतीय। अब आपने देखा होगा कि या आपने सुना होगा कि हमारे जो संविधान के अंदर जो है संघात्मक शासन को अपनाया गया है, और आपको पता है कि संघात्मक शासन के अंदर जो है केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका में है। क्योंकि जिस देश में संघात्मक शासन होता है वहाँ केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी नागरिकता होती है, लेकिन हमारे भारत के संविधान में संघात्मक शासन होने के साथ साथ जो है एकल नागरिकता को अपनाया गया है। ये हमारे संविधान की क्या है? एक विशेषता है। यानी हमारे यहाँ पे राज्य और केंद्र इन दोनों की एक ही नागरिकता है। और हमारे संविधान का जो भाग 2 है और उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के और अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि एकल नागरिकता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है, स्पष्ट करो, तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? इस बिंदु की व्याख्या आप कैसे करेंगे कि भारत की एकता व अखंडता। ध्यान देना, आप ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से देखो और इधर देखो और इसको सुनो ध्यान से कि भारत की एकता व अखंडता, यानी हमारे भारत में एकता बनी रहे, हमारे भारत में जो है वो हमारा भारत क्या हो? खंड खंड ना हो, एक प्रकार से एक रहे, यानी हम सब भारतीय एक रहें। चाहे हम किसी भी राज्य के रहने वाले हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे आप जम्मू कश्मीर के हों, चाहे आप तमिलनाडु के हों, चाहे आप उड़ीसा के हैं, एक रहें। तो हमारे भारत की एकता को बनाए रखने के लिए संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, जिसका उल्लेख भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है, जबकि भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया है। और आपने देखा होगा कि संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका में है, केंद्र की अलग नागरिकता और राज्य की अलग नागरिकता। लेकिन हमारे भारत में क्या है? केवल एकल नागरिकता है। और वो कौन सी है? वो कौन सी है? वेरी गुड, शाबाश, भारतीय। कौन सी है? भारतीय। उसके बाद में अगली विशेषता की हम बात करें तो विशेषता नंबर 19 कौन सी है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे भारत का संविधान है ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। यानी हमारे भारत के संविधान में ऐसे बहुत से प्रबंध हैं, ऐसे बहुत से अनुच्छेद हैं, भाग हैं, उपबंध हैं जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे मौलिक अधिकार, इसके अलावा अनेक और भी इस प्रकार के अनुच्छेद और भाग हैं जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? तो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है कि वह राज्य जो लोगों का यानी जनता का कल्याण करे, वह राज्य जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए क्या हो? हमेशा प्रयासरत हो। और
हमारे यहाँ भारत के संविधान में क्या किया गया है, हमारे भारत के संविधान में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और हमारे भारत में सामाजिक जो आर्थिक जो विषमता है उसकी जगह सामाजिक आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना करने के लिए जो है बहुत सारे उपबंध किए गए हैं। तो यदि एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि भारत का संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श है, स्पष्ट करो कैसे। और ये आपके इस बार इम्पोर्टेंट भी है, ये तुम्हारे एग्जाम में अब की बार आ भी सकता है कि भारतीय संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श है। तो आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो आप सभी ध्यान दीजिए। भारत का संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श है। संविधान में ऐसे अनेक उपबंध हैं, संविधान में ऐसे अनेक उपबंध प्रबंध या व्यवस्थाएं हैं जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मौलिक अधिकार आदि जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। आगे आप लिखेंगे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करने हेतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार जो है आप ये स्पष्ट कर सकते हैं। अगले और अब है अंतिम जो विशेषता है वो कौन सी है, वो कौन सी है, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। और ये वाली विशेषता जो है वो 2019 के अंदर हमारे से अजमेर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा हमसे पूछ ली गई। 2019 में ये वाली विशेषता जो है हमारे से पूछी गई थी बोर्ड के पेपर में, और उसमें इस प्रकार से प्रश्न आया था। 2019 के जो बोर्ड एग्जाम लगा था उसमें प्रश्न आया था कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था है, स्पष्ट करो कैसे। तो देखो जो भी विद्यार्थी इन विशेषताओं को ध्यान से पढ़ रहा है वो तो गलती करेगा नहीं भाई। वो तो क्या है कि इस प्रकार की विशेषता यदि सीधी सीधी पेपर में उठा के वो देता है तो वो तो गलती करेगा नहीं। और जो विद्यार्थी ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, इधर उधर अपना ध्यान बटा रहा है, देख कहीं और रहा है, पढ़ कहीं और रहा है, सोच कुछ और रहा है, तो उसके माइंड में ये चीज़ें अच्छे से याद नहीं हो पाती। और इस प्रकार के प्रश्न जो बहुत ही आसान होते हैं वो इस प्रकार के प्रश्न को गलत कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जगह कम है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ हम जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि